गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर रेखा है। आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर आ रही हूँ वो सेकेंड ईयर का है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि व्हाट इज मेंट बाय इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब क्या है कि जहाँ पर सामान्य और बाधित बच्चे इकट्ठे बैठकर एक ही जगह शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको हम इंक्लूसिव स्कूल्स बोलते हैं। कि जहाँ पर किसी भी, चाहे वो बच्चा किसी भी बाधिता से ग्रस्त हो, चाहे वो दृष्टि बाधित है, चाहे वो अस्थि बाधित है, चाहे वो श्रवण बाधित है, तो सभी बच्चों को एक ही प्रकार की शिक्षा ग्रहण की जाती है, एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाती है, तो उसी को हम इंक्लूसिव बोलते हैं। तो आज हम इसी में करेंगे टाइप्स और मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो व्हाट आर द टाइप्स एंड मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के कितने मॉडल्स हैं और कितने टाइप्स हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन और मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो आज हम बात करते हैं मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। मेनली देयर आर टू मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट इज फुल इंक्लूजन मॉडल। फुल इंक्लूजन मॉडल, व्हाट इज फुल इंक्लूजन मॉडल? फुल इंक्लूजन मॉडल क्या है कि जहां पर दोनों बच्चों को, चाहे वो किसी प्रकार की बाधिता से, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, किसी भी प्रकार की समस्या उनको है, और सामान्य बच्चे, उनको पूरा दिन इकट्ठे बिठाया जाता है और पूरा करिकुलम एक ही जैसा उनका होता है। उनको इकट्ठे बिठाकर ही पढ़ाया जाता है, उनको कोई अलग अलग क्लासेस का प्रोविजन नहीं होता। वहां पर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, खेल कूद से संबंधित गतिविधियां होंगी, या फिर सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी, या फिर आपस में अंतः क्रिया होगी, वो सभी बच्चे, जो फुल इंक्लूजन मॉडल है उसमें सामान्य बच्चे और बाधित बच्चे, ये दोनों ही इकट्ठे बैठेंगे और इकट्ठे ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो दूसरा हम बात करते हैं इसमें फुल इंक्लूजन मॉडल में अगर हम जिम्मेदारी देखें तो हमारी जितने भी अध्यापक हैं, अध्यापकों की, जितने भी हमारे स्कूल के अधिकारी हैं जो उस स्कूल को चला रहे हैं, उन स्कूल के अधिकारियों की, और जो उन बच्चों के साथ बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों की बहुत अधिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे साथ ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी प्रकार की बाधिता से ग्रस्त हैं। तो अगर हम उनकी बाधिता को लेकर उनको कुछ कहेंगे तो वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट करने वाली बात होगी, या फिर वो बच्चे अपने आप में ही क्या करेंगे, हीन भावना से ग्रस्त हो जाएंगे। उनको ये लगेगा कि नहीं, हम इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम इस काम को नहीं कर सकते। तो इस जो फुल इंक्लूजन मॉडल है, इसमें मैंने आपको बताया कि जहां पर सामान्य बच्चे और बाधित बच्चे दोनों इकट्ठे बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, और विद्यालय की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी सहायक गतिविधियां हैं, सारी गतिविधियों में वो सारे के सारे इकट्ठे बैठकर उन गतिविधियों का आनंद लेते हैं। तो अगर हम बात करें पार्शियल इंक्लूजन मॉडल, मैंने आपको बताया कि दो तरह के मॉडल हैं, फुल इंक्लूजन मॉडल एंड पार्शियल इंक्लूजन मॉडल। तो अगर हम बात करते हैं पार्शियल इंक्लूजन मॉडल की, तो इसमें 4 कैटेगरी आती है। पार्शियल इंक्लूजन, पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, कि हमने यहाँ पर तो फुल इंक्लूजन कर दिया कि दोनों बच्चों को नॉर्मल और जितने भी बाधित बच्चे हैं उन सबको इकट्ठा बैठ के पढ़ाना है। अब पार्शियल, आंशिक रूप से जो बाधित है, पार्शियल इंक्लूजन मॉडल, इसमें क्या होता है? पार्शियल इंक्लूजन मॉडल में हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, या 4 प्रकार के ऑप्शन यहाँ इसके तहत आते हैं पार्शियल इंक्लूजन मॉडल में। तो सबसे पहला जिस ऑप्शन पर हम जाएंगे, आपको सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है पार्शियल इंक्लूजन मॉडल में, या फिर सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ऐसा कहा जाता है सरकार के द्वारा पार्शियल इंक्लूजन मॉडल में, फर्स्ट ऑप्शन में, कि जितने भी बच्चे हैं इस प्रकार के, सामान्य बच्चे और बाधित बच्चे, वो सारे के सारे बच्चे एक ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। सामान्य स्कूल में वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। पूरे ऐसे हफ्ते में 6 डेज की क्लासेस होती हैं, तो वो सारी की सारी क्लासेस इकट्ठी लगाएंगे, सारे इकट्ठे मिलकर जितनी भी गतिविधियां हैं उन सब में भाग लेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि
हफ्ते में कुछ दिन ऐसे रखे जाएंगे जो उनकी विशेष बाधिता, जैसे कोई दृष्टि बाधित है, कोई श्रवण बाधित है या कोई अस्थि बाधित है, तो जो उनकी बाधिता को देखते हुए उनके लिए विशेष रूप से जो उनके लिए उपकरण, जहां पर उपकरण का प्रयोग किए जाए, उनके लिए विशेष अध्यापक हो। तो एक सामान्य स्कूल के अंदर ही एक हफ्ते में कुछ दिन ऐसे होने चाहिए जहां पर उनकी क्लासेस को लगाया जाए। ये ऑप्शन 1 है पार्शियल में, आंशिक इंक्लूजन मॉडल में। अब ऑप्शन 2 क्या कहता है? अब इसका जो दूसरा अल्टरनेट है पार्शियल इंक्लूजन मॉडल का, वहां पर कहा गया है कि दूसरे उसमें क्या कहा गया है कि जहां पर सामान्य और बाधित बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन सामान्य स्कूल में जहां पर विशिष्ट कक्षाओं का प्रबंध किया गया है, जहां पर विशेष अध्यापक है, विशेष उपकरण है, लेकिन वो सामान्य स्कूल में ही है, विशेष अध्यापक और विशेष उपकरण, तो उनका प्रयोग जो है वो बच्चा वहां पर करेगा। यानी कि सामान्य बच्चों के साथ वो पूरा दिन क्लास ना लगाकर जो एक सामान्य स्कूल के अंदर विशेष बच्चों के लिए विशेष कक्षाओं का प्रबंध किया गया है, जैसे मान लो कोई VI है, दृष्टि बाधित है, तो उसके लिए हम ब्रेल के लिए तो ब्रेल वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए। तो इस तरह से जो भी बच्चे की बाधिता है उसकी बाधिता के अनुसार ही उसको उपकरणों का प्रदान किए जाएंगे, या उसके अनुसार, बाधिता के अनुसार ही उसको जितनी भी चीजें हैं वो वहां से दी जाएंगी। तो दूसरा ऑप्शन ये कहता है। अब बात करते हैं पार्शियल इंक्लूजन मॉडल में तीसरे ऑप्शन की। अब तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि जो बाधित बच्चे हैं और जो सामान्य बच्चे हैं वो इकट्ठे ना पढ़कर जो एक विशिष्ट स्कूल में शिक्षा ग्रहण करें, नॉट इन कॉमन स्कूल, नॉट इन सामान्य स्कूल, ठीक है, सामान्य विद्यालय में नहीं, बल्कि जिनमें इस प्रकार की बाधिता है उन बच्चों को विशिष्ट विद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण करवाई जाए। लेकिन उसमें अगर ऐसा होगा कि सारे जो बच्चे हैं वो विशिष्ट विद्यालय में जाएंगे, तो वो इंटरेक्शन लोगों से कैसे करेंगे, कैसे जो डेली नीड्स की चीजें हैं या फिर अंतः क्रिया है लोगों के साथ, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, हाउ दैट विल बी पॉसिबल, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो वहां पर रहकर नहीं होगी। तो तीसरे ऑप्शन में हमें ये कहा गया कि क्या किया जाए ऐसे बच्चों के लिए कि उनको कुछ समय के लिए हफ्ते में जैसे 1 या 2 दिन डिसाइड कर लिया जाए, उन बच्चों को जो विशेष स्कूल में पढ़ रहे हैं सामान्य स्कूलों में लेके जाया जाए और सामान्य बच्चों के साथ खेलने कूदने और अंतः क्रिया करने का अवसर दिया जाए। ठीक है, ये 3 ऑप्शन हमारे पास थे। इसके बाद आता है चौथा ऑप्शन। अब चौथे ऑप्शन में क्या कहा गया? चौथे ऑप्शन में ये कहा गया, ये बिल्कुल ही रिवर्स ऑप्शन है तीसरे के। जैसे मैंने आपको तीसरे में बताया था कि बाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के स्कूलों में ले जाया जाए, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, जो चौथा ऑप्शन है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि इस प्रकार के बच्चों को विशिष्ट स्कूलों में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, विशेष अध्यापकों के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, विशेष उपकरणों के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन हफ्ते में कुछ दिन हम वो डिसाइड करें जहां पर सामान्य बच्चों को इन स्कूलों में लाया जाए, सामान्य बच्चों को बाधित बच्चों से मिलवाया जाए, जहां पर वो बच्चे अपनी अंतःक्रिया कर सकें, अपने जो सांस्कृतिक आपस में आदान प्रदान है वो कर सके और उनके समुचित विकास हो, उनका सर्वांगीण विकास हो। तो ये थे पार्शियल इंक्लूजन मॉडल के 4 ऑप्शन, जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब अगर हम बात करते हैं इसमें कि हम चाहते हैं कि हम इनका क्रियान्वयन करें, लेकिन क्रियान्वयन करने में हम कहते हैं कि समेकित शिक्षा लागू की जाए, समेकित शिक्षा शुरू की जाए, समेकित शिक्षा में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आज भी स्टिल टुडे आज भी कुछ बैरियर्स हैं, आज भी कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो इस कार्य को होने में सक्षम नहीं है, या जो इस कार्य को होने में बहुत अधिक बाधाएं पैदा कर रही हैं। तो वो कौन सी रुकावटें हैं? आइए देखते हैं। बैरियर्स इन
द वे ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के रास्ते में वो बाधाएं कौन सी हैं जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन को सक्सेसफुल होने से रोक रही हैं? तो सबसे पहली बाधा है एटीट्यूडनल बैरियर्स। व्हाट इज एटीट्यूडनल बैरियर्स? हमारी अभिवृत्ति वो बने ही नहीं कि हम इन बच्चों को एक्सेप्ट कर सकें, कि हम इन बच्चों को स्वीकार कर सकें, कि हम इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में आने दें। क्योंकि अगर इस तरह के बच्चे हमारे सामने आते हैं जो किसी प्रकार की बाधिता से ग्रस्त है, तो हमारे मन में इस तरह के भाव आते हैं, ओहो हाय कैसे। तो इस तरह के भाव आपके मन में नहीं आने चाहिए। इस तरह से बेचारगी का भाव इनके लिए नहीं है। सबसे पहले तो आपने इनके लिए ये करना है कि अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन करना है कि नहीं, दे आर ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, वो भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। तो सबसे पहले आपने अपनी अभिवृत्ति को, अपने एटीट्यूड को इन बच्चों के प्रति बदलना है। Second is physical and environmental barrier. What do you mean by physical barrier and what do you mean by environmental barrier? Physical barrier means the things that they are required. जो उनको दी जाती है कई बार that is not sufficient for the people or for the students, वो उनके लिए वहाँ पर मौजूद है ही नहीं, या फिर बहुत रिसोर्सेज हैं तो वो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे में वो कैसे अपना सरवाइव कर पाएंगे? अब जैसे फिजिकल की हम बात करें तो कई बार ऐसा है कि बच्चा डिसेबल है, ही और शी वांट्स टू गो टू स्कूल, लेकिन नियर नेबरहुड में वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, तो वो कैसे जाएगा? और फिजिकल बैरियर में और क्या चीज़ें आती हैं? बच्चों के लिए इस तरह की लैब नहीं है, बच्चों के लिए इस तरह की लेबोरेटरी नहीं है, बच्चों के लिए इस प्रकार की लाइब्रेरी नहीं है। अब एक बच्चा अगर ऑर्थोपेडिक है तो वो सामान्य कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा, उसके बच्चे के लिए उसी प्रकार की बाधिता के अनुसार उसके लिए फर्नीचर की आवश्यकता होगी। तो इस तरह के जो बैरियर्स हैं वो फिजिकल बैरियर में आते हैं। देन एनवायरमेंटल बैरियर, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल बैरियर? जो बच्चे का आसपास का एनवायरनमेंट है वो उसको सपोर्ट नहीं करता। कई बार वी पीपल आर सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि कई बार हमें जिस तरह से बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए हम उस तरह का एनवायरनमेंट बच्चे को नहीं दे पाते। बचपन से ही उस बच्चे की रिजेक्शन शुरू हो जाती है। जैसे इस प्रकार के बाधिताग्रस्त बालक का जन्म होता है वहां से ही उसकी रिजेक्शन शुरू हो जाती है। द पीपल रिजेक्ट द चाइल्ड। नेक्स्ट इज करिकुलम बैरियर। The most important thing is that we should have to frame the curriculum according to the disability of a child, according to the need of a child, according to the ability of a child. तो क्या एक टीचर इस तरह का करिकुलम फ्रेम करता है? नो, हमें देखना है कि बच्चे की डिसेबिलिटी किस तरह की है और उसी टाइप का करिकुलम हमें उन स्टूडेंट्स के लिए फ्रेम करना है ताकि वो बच्चे मेन स्ट्रीम में आ सके। लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड स्पोर्ट्स, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, व्हाट इज रिसोर्सेज? इफ द पर्सन इज ऑर्थोपेडिक देन ही और शी इज रिक्वायर्ड व्हील चेयर और रैम्प्स, दीज आर द रिक्वायरमेंट। Then if the person is HI, hearing impaired, the audiometer is required. If the person is blind, then braille is required or magnifier is required for these types of students. तो वो चीज़ें उसको प्रोवाइड नहीं हो रही हैं और उस तरह का सपोर्ट उन स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स। बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, यस वी आर विद यू, we all are with you, we will do something for you, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमारा मानसिकता उस चीज़ के लिए तैयार है? सबसे पहली बात है कि क्या हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या हम उन चीज़ों को ले रहे हैं? नहीं। जब तक यहाँ से नहीं बदलाव होगा, जब तक हमारी मानसिकता ही नहीं बदलेगी तो बदलाव कहाँ से होगा? तो सबसे पहले हम अपनी मानसिकता को इन बच्चों के लिए बदलेंगे। इनको सहानुभूति नहीं चाहिए, इनको सिंपैथी नहीं चाहिए, इनको इक्वल राइट्स चाहिए। नेक्स्ट इज
एड्स एंड इक्विपमेंट्स बैरियर्स। एड्स की मैंने आपसे बात की थी कि आपको अकॉर्डिंग बच्चे की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो आपको वो एड्स उन बच्चों को चाहिए, वो इक्विपमेंट्स उन बच्चों को चाहिए, लेकिन वो इक्विपमेंट्स वो एड्स जो हैं वो या तो स्कूल्स जहाँ पर वो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वहाँ पर वो चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ बैरियर फॉर दिस टाइप ऑफ पर्सन्स। नेक्स्ट इज बैरियर रिलेटेड टू एजुकेशनल पॉलिसीज। तो व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल पॉलिसीज? बहुत सारी बनती हैं, और जैसे हम बात करते हैं लेटेस्ट कि 2009 में पॉलिसीज बनी थी RTE, राइट टू एजुकेशन। जैसे हमें पता है कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं 6 to 14 ईयर स्टूडेंट्स दे विल गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो क्या ये एप्लीकेबल हुआ? नहीं। क्या हमने उन सभी बच्चों को देखा, ढूंढा जो डिसेबल हैं? नो। तो फिर कैसे हम उनके कल्याण की बात करते हैं, कैसे उनके वेलफेयर की बात करते हैं when we are not able to find these types of students? So this is also a barrier for these types of students. Next is teachers and their functioning related barriers. Yeah, sometimes teacher is also responsible. Teacher is also responsible because he or she sometimes don't take interest in these types of students. Always he or she neglect these types of students or say no, you can't do. Why? It's a responsibility of a teacher. You have to handle all types of students that are in class. So a teacher's responsibility is most important responsibility in that way, and their functioning related to barriers, and they also find out what is the barriers or what is the, firstly the teacher is the person, the resource teacher we can say, the special teacher we can say, or the normal teacher we can say, is able to diagnose the problem of a child, because you are a teacher and you have to diagnose the problem of a child, identify the problem of the child. Firstly you have to identify the child, after that you have to do something for these types of students. So these are the barriers that we people have to remove these barriers regarding special education. If we people will be effortful for these types of person, then we'll be able to remove the barriers regarding regarding inclusive education. थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आई होप कि आपको ये जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत अच्छी लगी होगी। ओके।